हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज नेशन। मैं सौरभ आर्य एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ध्यान से समझेंगे क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है आपने देखा होगा, हमारा कहता है कि $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज या 79 रुपीज, €1 इज इक्वल टू दिस, 1 दिनार इज इक्वल टू दिस, 1 यान इज इक्वल टू दिस। यानी कि हर एक फॉरेन करेंसी के लिए हमारा कितना इंडियन रुपीज लगेगा, यही होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ध्यान से, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच आर डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज विद द फॉरेन करेंसी। क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट? इज अ रेट, ये एक ऐसा रेट है जिससे हमारी करेंसी फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं सिंपल वे में, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज अ रेट एट विच domestic currency is exchanged with the foreign currency is foreign exchange rate। ठीक है, सभी का डिफरेंट होता है, किसी का 72 है, किसी का 150 है, किसी का 79 है, किसी का 46 है, हर किसी का डिफरेंट है, हर एक रेट डिफरेंट है। तो वही जो रेट होता है उसी को फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं, जिसपे हमारी डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज होती है। तो इसी को उठा के हम डेफिनेशन बना लेते हैं, तो डेफिनेशन इजी बन जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज विद द फॉरेन करेंसी। अब ये रेट आते कहां से? ये रेट कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है, और ये रेट कहां से आते हैं? तो इसका सीधा सीधा सवाल है कि ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट अचानक से उठती है और उन्होंने सपने में देखा कि नहीं $1 इज इक्वल टू 79 रखना है मुझे, तो वो सपना देखा है तो वो पूरा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको रेट को तय करने के दो तरीके हैं, बेसिकली तीन तरीके हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमें दो तरीकों पे फोकस करना है। दो बेसिक तरीके हैं, फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड सेकंड इज फिक्स एक्सचेंज रेट। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने के दो तरीके हैं, फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड सेकंड इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये दोनों तरीके से एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है कि हमारी करेंसी दूसरे करेंसी से कैसे एक्सचेंज होगी, कितने रेट पे एक्सचेंज होगी। ये डिसाइड करने के लिए दो तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, सेकंड इज फिक्स एक्सचेंज रेट। सी, ध्यान से समझना, बहुत डेप्थ में जाएंगे इस चैप्टर के, और ये चैप्टर कुछ चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स के जो वेटेज लेते हैं हर साल। ये वैसे चैप्टर्स हैं जिसमें से मोस्ट टिपिकल क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए ध्यान से समझना, जितना डेप्थ में जा सकता हूं मैं उतना डेप्थ में जाऊंगा वीडियो में। ठीक है, समझते हैं एक बार फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वर्ड से समझ में आ रहा है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है हर वो चीज जो अपने आप को फ्रीक्वेंट बेसिस पे चेंज कर सकता है या चेंज कर लेता है, इज नोन एज फ्लेक्सिबल। सिर्फ फ्लेक्सिबल वर्ड की बात कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल मतलब क्या? जो इजीली अपने आप को चेंज कर सकता है, इज नोन एज फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी वैसा एक्सचेंज रेट है जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे अपने आप को चेंज करता है। ठीक है, ये क्या है? फ्रीक्वेंट बेसिस पे अपने आप को चेंज करता है। यानी अगर रेट, जो भी फॉरेन करेंसी का रेट है, एक्सचेंज रेट है, वो अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बेसिस पे है तो क्या है? फ्रीक्वेंटली चेंज करता है। जैसे आपको याद होगा हमारे इंडिया में ट्रेडिंग होती थी, जो कि बंद हो गया, बिटकॉइंस पे, वो भी इसी एक्सचेंज रेट के बेसिस पे तय होता था। इसी के लिए तुरंत ही उसके रेट हाई जाते थे, लो जाते थे, पॉइंट से जाते थे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंजेस आते थे, बट चेंजेस आते थे उसमें। ठीक है, तो क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब ये रेट डिसाइड कैसे होता है और क्यों इतना फ्लेक्सिबल है? देखिए कैसे डिसाइड होता है, यही मैं बताऊंगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये फ्लेक्सिबल क्यों है। तो बेसिकली करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है मार्केट फोर्स के बेसिस पे। यानी मार्केट फोर्स हमें पता है क्या होता है। मार्केट फोर्स इज व्हाट? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट आर दोज रेट ऑफ फॉरेन करेंसी विच आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। बन गया डेफिनेशन। सी, मैं सब चीजें यहां पे लिख नहीं सकता हूं और अभी तो मैं कैपेबल भी नहीं हूं, तो इसी के लिए मैं हर चीज लिख नहीं सकता और मैं चाहता भी नहीं कि आप उसको लिखो। बाद में दोबारा वीडियो चलाना और लिख लेना, कोई मैं दिक्कत नहीं है। पहले ध्यान से चीजों को समझो। इसी के लिए मैं एक ही डेफिनेशन को पहले हिंदी में बोलता हूं, फिर इंग्लिश में बोलता हूं और 2-3 बार बोलता हूं, ताकि आपको वो चीजें दिमाग में थोड़ा स्ट्रक कर जाए। ठीक है, क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज
which is decided on the basis of what? Market force, demand and supply. अगर 1 मार्क्स में पूछ लेता है कौन सा ऐसा रेट है जो अपने आप को बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बेसिस पे चेंज कर सकता है, चेंज करता है एक्चुअली, तो वो क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यानी क्या है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट? मार्केट फोर्स के बेसिस पे, मार्केट फोर्स के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो क्या है? जहां पे डिमांड और सप्लाई, ये क्या है? डिमांड है, ये क्या है? सप्लाई है। जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वहीं पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। जैसे कि ये डॉलर और रुपीस का निकाल रहे हैं हम, ठीक है, कि डॉलर का क्या है? हमारा जो है डिमांड यहाँ है और सप्लाई यहाँ है, ठीक है। इन कंपैरिजन ऑफ डॉलर, रुपीस का डिमांड और सप्लाई यहाँ पे है। तो मानते हैं ये जो रेट है ये आ गया 70 रुपए, और क्वांटिटी जो भी मानते हैं क्वांटिटी 1 कर लो, या फिर आपको 200 300 जो लिखना है। तो क्या हुआ? जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इसी पॉइंट पे क्या होता है? हमारा रेट डिसाइड होता है। इसी के लिए इसको फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट फोर्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे तय होता है कोई भी चीज, तो बहुत फ्रिक्वेंटली अपने आप को चेंज करता है, ठीक है। तो हमारे पास इसका डेफिनेशन भी तैयार हो गया, और अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आर द रेट which are decided on the basis of market forces, demand and supply। और डिमांड सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम ये भी है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, ये सारा इसी पॉइंट का नाम है जहां पे डिमांड और सप्लाई मार्केट फोर्स से अपने आप को कट करता है। अब इसके डेप्थ में भी जाते हैं थोड़ा सा। मार्केट फोर्स के बेसिस पे तय होता है, यानी क्या है? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। अब जैसे ही डिमांड और सप्लाई किसी चीज में आता है, किसी भी थ्योरी में डिमांड और सप्लाई जैसे ही आता है, उसके साथ एक कॉज आता है। डिमांड और सप्लाई अपने आप को चेंज करेगा, ठीक है। डिमांड और सप्लाई यानी कॉजेज ऑफ, हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, और या फिर इसको दूसरे वे में कहें तो ऐसे कर सकते हैं, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि डिमांड और सप्लाई में चेंज होगा। अगर इसके बेसिस पे रेट डिसाइड किया जा रहा है तो ये चेंज होगा, या तो ये कभी इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा, या सप्लाई कभी इंक्रीज कर जाएगा कभी डिक्रीज कर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये कोई एक चीज होगा तो उससे रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज को समझना है। ये बेसिक डेप्थ है। एंड सी, एक चीज और बता दूं, इसके 4 बेसिक केसेस होते हैं। हर कोई, जितने को मैं जानता हूं 90% स्टूडेंट इसको याद करने में लगे रहते हैं, बट ट्रस्ट मी, याद मत करो, सिर्फ 5 मिनट गौर से चीजों को समझो। आई स्वेयर कि आपको, आई प्रॉमिस यू कि आपको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। जब भी किसी ने कुछ पूछा ना, ड्रॉ करो या दिमाग में ड्रॉ कर लो, अभी पेपर में करो बाद में दिमाग में करो, एग्जैक्ट सही आंसर आएगा 100% एक्यूरेसी के साथ, गलत होने का चांसेस ही नहीं है। और अगर किसी ने एक्सप्लेनेशन पूछ दिया तो भी हो जाएगा। अब देखो एक बार ध्यान से समझो क्या बात कर रहा हूं मैंने मार्केट फोर्सेस की बात की, डिमांड एंड सप्लाई की, ठीक है। अब बेसिकली चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई हो सकता है क्योंकि मार्केट फोर्स पे डिसाइड होता है ये। तो क्या कितने केस बन सकते हैं? तो पहला केस बन सकता है, या तो ये इंक्रीज इन डिमांड होगा, ठीक है। सेकंड, डिक्रीज इन डिमांड होगा, ठीक है। या तो यही हो सकता है, ध्यान समझो, या तो डिमांड कर्व जो है या तो इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, ये ऐसे तो हो नहीं जाएगा, ठीक है। या तो ये इस तरफ शिफ्ट करेगा या इस तरफ शिफ्ट करेगा, और कोई केस नहीं बनता है, ठीक है। इस तरफ ज्यादा शिफ्ट करे या कम शिफ्ट करे इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये बस ऐसे नहीं हो सकता है। या तो ये इस तरफ से यहां शिफ्ट हो जाएगा, या यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने 2 केस जो बन सकते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, लिख दिया यहां पे। और भी केसेस बन सकते हैं, आ जाते हैं। सेकंड, इंक्रीज इन सप्लाई एंड थर्ड है ना, थर्ड इंक्रीज इन सप्लाई, एंड फोर्थ डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। अब सप्लाई में भी क्या हो सकता है, या तो ये सप्लाई कर्व है, या तो ये इस तरफ शिफ्ट कर सकता है, या फिर
इस तरफ शिफ्ट कर सकता है। ये ऐसे ऐसे अपने आप को बेंड तो नहीं कर लेगा, या तो इस तरफ शिफ्ट करेगा, इस तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये 4 केस बन सकते हैं इस पूरे मार्केट फोर्स के अंदर, 4। या तो ये सिर्फ अपने आप को इधर शिफ्ट करे, या इधर शिफ्ट करे, या ये अपने आप को इधर शिफ्ट करे, या ये इधर शिफ्ट करे। 4 बेसिक केसेस होते हैं, कॉजेज होते हैं जिसके अंदर मार्केट यानी कि मार्केट फोर्स इफेक्ट होता है। तो आइए चारों केसेस को समझते हैं। ये बिल्कुल डीप है, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि हर एक चीज ग्रैब कर पाओ। अगर कोई चीज दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नीचे मैं रिपीट कर दूंगा छोटे वीडियो में उसको, या फिर 1-to-1 फेस टू फेस एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेंगे जिसमें कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो हमें कोई चीज याद नहीं करना है कि इंक्रीज इन डिमांड से हमारे रेट पे क्या इफेक्ट आने वाला है। हम सीधे सीधे कुछ नहीं कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है हमारा डिमांड एंड सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड यानी डिमांड कर्व कौन सा होता है, ये डिमांड कर्व इंक्रीज कर गया। ठीक है, डिमांड कर्व इंक्रीज कर गया, यही होता है, डिमांड कर्व को हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड तो और कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये रहा सप्लाई कर्व, ये रहा डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व। डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया है, बस जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं, प्लॉटिंग करते जा रहे हैं और सारे ही रिजल्ट इसी से निकलेंगे। इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, सप्लाई कर्व क्या होता है, ये होता है, सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है तो किधर आता है, इस तरफ आता है जब इंक्रीज करता है तो। ठीक है, ये क्या किया हमने, सप्लाई कर्व को इंक्रीज कर दिया और कुछ नहीं कर रहे हैं। डिक्रीज इन सप्लाई का केस पूछेगा तो हमने कुछ नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना है, बस प्लॉट किया, सप्लाई कर्व को डिक्रीज कर दो। सप्लाई कर्व क्या है, ये है, इसको डिक्रीज करेंगे तो किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इससे क्या इफेक्ट आने वाला है रेट पे। देखो पहले इस पॉइंट पे था, मानते हैं इस पॉइंट पे था। ठीक है, इस पॉइंट पे रेट था, मानते हैं 70 रुपीज, 70 रुपीज था और क्वांटिटी क्यू था। ठीक है, जैसे ही डिमांड इंक्रीज किया, रेट भी इंक्रीज किया, मानते हैं 70 से 90 हो गया। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे करो, आगे और रिलेट कर पाओगे, 50 से 60 कर लो। मान लो 50 रुपए में $1 मिल रहा था, अब 60 रुपीज में $1 मिल रहा है। ठीक है, रेट क्या है, 50 से 60 हो गया। हमने क्या देखा कि डिमांड कर्व इंक्रीज किया, यानी कि डिमांड इंक्रीज किया तो हमने प्लॉटिंग किया, देखा कि ये पॉइंट जो है इसके ऊपर आ रहा है, यानी 50 से तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब डिमांड डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास ये रेट था, मान लो क्वांटिटी था Q1 और रेट चल रहा था हमारा, मानते हैं 60 चल रहा था। ठीक है, $1 के बदले में 60 रुपए चल रहा था रेट। ठीक है, जैसे ही डिमांड डिक्रीज किया, हमारा क्या हो गया, अब ये पॉइंट कहां कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है। ठीक है, पहले नॉर्मली यहां कट कर रहा था, जब डिमांड डिक्रीज किया तो यहां पे कट करने लगा, यानी रेट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, और क्वांटिटी भी कम हो गई। आपने देखा क्या, रेट भी कम हो गया और क्वांटिटी भी कम हो गई। Q0 यहां पे लिख लीजिए, Q ये 1 था तो Q2। ठीक है, अब आ जाते हैं सप्लाई पे। अगर हमने सप्लाई को इंक्रीज किया, पहले कहां पे कट कर रहा था, ध्यान से इसको फिर से एक बार प्लॉट करता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। पहले इस जगह पे रेट था। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना पड़ता था, $1 के बदले में मान लेते हैं 60 रुपए देना पड़ रहा था। ठीक है, और इतना Q1 क्वांटिटी आपसे डिमांड किया जा रहा था। ठीक है, अब आपने जैसे ही इंक्रीज इन सप्लाई किया, यानी कि मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, देख रहे हैं पॉइंट, नया पॉइंट कहां आ गया, यहां पे आ गया। ये पॉइंट कहां है, नीचे है, और ये क्वांटिटी कितना हो गया, रेट 60 से नीचे आ गया, यानी 50 आ जाएगा। क्वांटिटी Q1 से Q2 हो जाएगा। क्वांटिटी इंक्रीज किया, रेट डिक्रीज किया। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं। यहां पे क्या था, पहले इस पॉइंट पे कट कर रहा था, यानी कि हमारा रेट ये चल रहा था फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का ये रेट चल रहा था, यानी कि कितना, मान लेते हैं 50 रुपए चल रहा था। ठीक है, यानी $1 के बदले में आपको 50 रुपए देने पड़ रहे थे और क्वांटिटी आपको मिल रहा था Q1। फिर सडनली क्या हुआ, सप्लाई इंक्रीज किया। ठीक है, सप्लाई जैसे ही इंक्रीज किया, आपके रेट, आपका पॉइंट कहां, ऊपर शिफ्ट कर गया। अब आपको जो है
कितना देना पड़ रहा है, 60 रुपए देना पड़ रहा है, ठीक है, और क्वांटिटी भी कम मिल रही है यानी कि Q0। तो ये बेसिकली डेप्थ है इस चैप्टर का और थोड़ा सा समझने वाली चीज है। ये चारों केसेस अगर आपको समझ में आ गए ना, तो समझो आपको आधा चैप्टर जो टिपिकल चीज है वो चीज समझ में आ गया, ठीक है, हाफ टिपिकल चीज समझ में आ गया। इसके बाद और कुछ टिपिकल चीज शुरू होगा, लेकिन ये सबसे बेस है। आपको कभी नहीं याद करना है कि इंक्रीज इन डिमांड से हमेशा रेट इंक्रीज करता है, क्वांटिटी डिक्रीज करती है, फिर डिक्रीज इन डिमांड से रेट डिक्रीज करता है, क्वांटिटी भी डिक्रीज करती है। डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है, रेट इंक्रीज करता है और क्वांटिटी डिक्रीज करती है। अगर आप ऐसे याद करते रहें कि रेट और क्वांटिटी किसमें क्या होता है, तो आप देखो ना, चार चीजें हैं और हर का रेट और क्वांटिटी अलग है, यानी 8 चीजें याद करोगे और किसी भी चीज में 100% श्योर हूं आप पजल कर ही जाओगे। तो याद मत करो, प्लॉट करो, ठीक है। अब समझते हैं दूसरी चीज, आइए क्या है इंक्रीज इन डिमांड। अब एक चीज देखो, दो ऐसा केस है, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड, और देखो क्या है इसमें हो क्या रहा है, रेट हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड में और किस में रेट इंक्रीज कर रहा है, तो हमने देखा डिक्रीज इन सप्लाई में। यानी ये दो ऐसा केस है जिसके अंदर क्या हो रहा है, रेट इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहां भी 50 से 60 हुआ था, यहां भी 50 से 60 हुआ था, रेट इंक्रीज किया था, ठीक है, रेट इंक्रीज किया था इन दोनों केस में। और बाकी दो केस में देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ये भी आपको याद नहीं करना है, जब भी आएगा प्लॉट कर लेना चारों को, 2 सेकंड लगेगा प्लॉट करने में। अगर आप करने लगे 3-4 बार करोगे ना, फिर दिमाग में खुद ही प्लॉट होने लगेगा, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड में और इसमें क्या हो रहा है, दोनों में ही रेट क्या है, डिक्रीज हो रहा है। यानी हमने क्या देखा इसमें और इसमें क्या हो रहा है, रेट डिक्रीज हो रहा है। यानी इस दोनों में क्या हो रहा है, रेट डिक्रीज हो रहा है, इस दोनों में क्या हो रहा है, रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब मैं एक ऐसी चीज आपको समझाने जा रहा हूं जो आप बहुत पहले से देख रहे होगे, न्यूज़पेपर में सुन रहे होगे, लेकिन आज तक वैसे सोचे नहीं होगे। समझते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को भूल जाओ, क्या था कैसे था, मतलब भूल जाओ इन द सेंस थोड़े मिनट के लिए, ठीक है। अब समझते हैं क्या होता है, जब भी हमारा पता चलता है हमें, जैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो है डॉलर के प्रति जो रेट आपका एक्सचेंज हो रहा था, यानी कि डॉलर का जो रेट चल रहा था वो रेट इंक्रीज कर गया है। मान लो जैसे पहले हमें मिल रहा था, ये मान लो लाइन है 50, अभी पहले हमको मिल रहा था 70 रुपए में डॉलर, ठीक है, यानी 70 रुपीज देना पड़ता था मुझे $1 के लिए, ठीक है। अब क्या है, रेट इंक्रीज कर गया है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, 80 रुपए देना पड़ेगा। तो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, ध्यान से समझो। क्या हो रहा है, हम पहले $1 के बदले में 70 रुपए दे रहे थे, अब हम 80 रुपए दे रहे हैं या 100 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। रेट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उनका रेट तो इंक्रीज कर रहा है बट हमारे देश की वैल्यू गिर रही है, हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है, ठीक है। कई बार पार्लियामेंट में ये बहस भी चला था, आपको अगर याद हो, जब डॉलर अपने आप को 70 क्रॉस किया था, तभी जब हमारा 72 गणतंत्र दिवस था, उस टाइम पे डॉलर का रेट 72 चल रहा था। होप सो ऐसे ही कुछ चर्चा चल रही थी पार्लियामेंट में, तो उसमें ये कहा गया था हम उनसे 70 साल पीछे हैं, क्योंकि हमारा रेट जो है वो 70 के आसपास है। अगर वो 80 हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे रुपीस की वैल्यू और कम हो जाएगी। रेट इंक्रीज कर रहा है, 70 से 80 हो रहा है, लेकिन वैल्यू डिक्रीज कर रही है, किसकी, हमारे करेंसी की। क्लियर हो रहा है, ध्यान से समझना, सबसे बेसिक चीज यही है समझने के लिए। इसमें आप सब इसको लाइफ में यूज किए होंगे, कभी ना कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, कभी ना कभी न्यूज में देखा होगा, लेकिन एक बारी समझो चीजों को, ठीक है। क्या है, रेट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, रेट इंक्रीज कर रहा है बट वैल्यू डिक्रीज करती है, ठीक है। हमें एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, यूरो महंगा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा देश की करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, हमारे देश की करेंसी की डिक्रीज कर रही है, ठीक है, वैल्यू खो रही है वो अपना, ठीक है। अब इन दोनों में, ठीक है, अब देखते हैं एक बार क्या है, इसमें हमारा रेट क्या हो रहा है, हमारा रेट इसमें, हाँ, इसमें इंक्रीज हो रहा था, इसमें भी इंक्रीज हो रहा था,
ठीक है, इसमें डिक्रीज हो रहा था, इसमें डिक्रीज हो रहा था। तो अब इन दोनों में रेट इंक्रीज हो रहा था, लेकिन फिर भी इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन इन करेंसी। ठीक है, इन दोनों में ही रेट इंक्रीज कर रहा था, लेकिन फिर भी इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू ऑफ करेंसी डेप्रिसिएट हो गई है, यानी हमारे करेंसी की औकात जो है वो और गिर गई है। ठीक है, और इन दोनों केसेस में हमारा रेट इंक्रीज कर रहा है, रेट डिक्रीज कर रहा है। 60 से 50 हो गया, 60 से 50 हो गया। आप सोचो, आपको पहले $1 के 70 रुपए देने पड़ रहे थे, अब सिर्फ 30 रुपए देने पड़ेंगे, तो आपको गर्व होगा ना अपने आप पे। जबकि रेट डिक्रीज किया है, और उसका मतलब क्या है, रेट डिक्रीज किया यानी हमारे करेंसी की वैल्यू इंक्रीज की है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हो रहा है, रेट डिक्रीज कर रही है, इसी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। ठीक है, मैं पूरा तो नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप समझ जाना। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, अगर आप चाहोगे तो। नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, जैसे जो चाहिए होगा सब दे दूंगा, लेकिन आप पहले चीजों को ढंग से समझो। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा नीचे डिटेल्स में। आपको कोई भी दिक्कत है, आप कहीं से भी हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपका ग्रुप क्रिएट कर दूंगा। जिसको जो इशू है, मैं चाहूंगा पहले आप लोग आपस में सॉल्व कर लो, अगर नहीं होगा तो मैं हूं वहां पे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जहां जहां पे वैल्यू इंक्रीज कर रही थी, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, डेप्रिसिएशन इन करेंसी। जहां जहां वैल्यू डिक्रीज कर रही थी, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। ठीक है, जहां जहां वैल्यू डिक्रीज हुआ उसको क्या बोले हम, एप्रिसिएशन। यानी इन दोनों केस में हमें $1 के बदले ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था, इसी के लिए उल्टा काम करता है। देखो, रेट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फिर भी डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं। ठीक है, जबकि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू किसी भी चीज की कम हो जानी। तो एग्जैक्टली हमारे करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, इसी के लिए रेट इंक्रीज करने पे भी हम डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं। इन दोनों में रेट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर भी हम एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी बोल रहे हैं, यानी हमारी करेंसी एप्रिसिएट कर रही है। ठीक है, अब इन दोनों पे थोड़ा सा इसमें डिटेल देखते हैं, यहां पे समझो। देखो क्या है, इट इज अ सिचुएशन वेयर फॉल इन एक्सचेंज रेट फॉल कर रहा है। किसमें करता है एक्सचेंज रेट फॉल, देखो एक्सचेंज रेट फॉल किसमें किया है, इसमें किया है, तो यानी यहां पे एप्रिसिएशन की बात कर रहा है। ठीक है, यहां क्या है, इट इज अ सिचुएशन, यहां पे आप लिख सकते हो, मैं नीचे कर दे रहा हूं, ये एप्रिसिएशन है और ये डेप्रिसिएशन। ये वाला कॉलम डेप्रिसिएशन, ये वाला कॉलम एप्रिसिएशन है। एप्रिसिएशन इन करेंसी, डेप्रिसिएशन इन करेंसी। ठीक है, अब इन दोनों के लिए ये कॉलम है, इन दोनों के लिए ये कॉलम है। ठीक है, आप चाहो तो इस कॉलम को अपनी कॉपी में रिप्रेजेंट करके बना भी सकते हो, अगर कॉलम बना के लिखोगे तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वही चीज इसमें एक्सप्लेन भी किया गया है। इट इज अ सिचुएशन ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट। ये वो सिचुएशन है जहां एक्सचेंज रेट फॉल कर जाता है। ठीक है, ये वो सिचुएशन है जहां एक्सचेंज रेट फॉल कर जाता है। कहां किया है, यहां किया है और यहां किया है, यानी कि एप्रिसिएशन में। लेस रुपीज यू नीडेड टू बाय $। अब आपको कम पैसे देने हैं, इंडियन रुपीज कम देना है $1 को परचेज करने के लिए। ठीक है, कम देना है तो क्या है, एप्रिसिएशन कर रहा है। ठीक है, रिवर्स काम करता है, ध्यान रखना। रेट डिक्रीज करता है तो वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है, मैं इस चीज को भी एंड करते हुए एक बार फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, इसके कॉजेज, ये क्यों हो सकता है, कैसे, कौन से केसेस में ऐसा हो सकता है जब आपका फॉल इन एक्सचेंज रेट हो। फॉल इन एक्सचेंज रेट किस किस केसेस में हो सकता है, दो केसेस में। किसमें, इंक्रीज इन डिमांड, एप्रिसिएशन। अच्छा, एप्रिसिएशन इस तरफ है, डिक्रीज इन डिमांड में और इंक्रीज इन सप्लाई में। यानी क्या है, डिक्रीज इन डिमांड में और इंक्रीज इन सप्लाई, इन दोनों केस में क्या हो सकता है, एप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें याद हो गया। ठीक है, एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, व्हेन द एक्सचेंज रेट इज इंक्रीज। ठीक है, जब हमें कम पैसा देना पड़े $के बदले में या फिर फॉरेन करेंसी के बदले में। और सिचुएशन कॉजेस पूछेगा किस किस वजह से एप्रिसिएशन होता है, तो किस वजह से होता है, डिक्रीज इन डिमांड की वजह से एप्रिसिएशन होता है और इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से
एप्रिसिएशन होता है। तो वही चीज यहां भी लिखा हुआ है, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब यही चीज यहां देखिए, एग्जांपल इसी के लिए 50-60 वाला ले रहा था। यहां क्या हुआ था, रेट 60 से 50 हो गया, और यहां पे भी रेट क्या हुआ था, 60 से 50 हो गया। यही चीज एग्जांपल है, 60 से 50 हो गया, तो ये अप्रिसिएशन है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो आप इस पॉइंट में, लेकिन वो एंड में बताता हूं। अब दूसरे में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन में आपको इजीली याद है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब हमें क्या होता है, सिचुएशन में राइज इन एक्सचेंज रेट, जब हमारा एक्सचेंज रेट इंक्रीज करता है तो डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है। जब एक्सचेंज रेट फॉल कर रहा था तो एप्रिसिएशन हो रहा था, जब एक्सचेंज रेट डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट राइज कर रहा है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, यूएस डॉलर परचेज करने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो वो डेप्रिसिएशन है। ठीक है। फिर ये के इसके कॉजेस क्या क्या है, किस किस वजह से डेप्रिसिएशन हो सकता है, तो डेप्रिसिएशन हो सकता है किस, इस दोनों के वजह से, यानी इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई की वजह से। तो इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई की वजह से, इन दोनों में से किसी भी वजह से हो सकता है कि डेप्रिसिएशन हो जाए। अब एग्जांपल अगेन, पहले आपको 60 रुपए देने पड़ रहे थे, अब 70 रुपए दे रहे हो, यानी रेट इंक्रीज कर गया है। देखो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा भी टिपिकल नहीं है, बट थोड़ा सा है, थोड़ा सा माइंड पजल करता है, कब कौन इंक्रीज कर रहा है, कब कौन डिक्रीज कर रहा है। बट ट्रस्ट मी, आप एक दो बार देखोगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और ये चीजें अगर आपको 2-3 बारी में भी क्लियर होता है ना, तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि ये बच्चों को एंड तक क्लियर नहीं होता है कि किसके इंक्रीज करने से कौन सा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो मैं सीधा बोलूंगा, प्लॉटिंग करो और देखो क्या हो रहा है। ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा था, इसको मैं रब कर देता हूं। अगर किसी को लिखना है तो आप लिख सकते हो, इन दोनों फिगर्स को एप्रिसिएशन यानी इस कॉलम के नीचे बना सकते हो आप, और ये दोनों फिगर को आप यहां बना सकते हो, और मैं चाहूंगा कि आप खुद से बनाओ। ठीक है। तो ये ठीक है, आपको समझ में आ गया एप्रिसिएशन मतलब क्या है। जब क्या होता है, हमारी वैल्यू ऑफ करेंसी जो है सिंपली फॉल करती है, फॉल, एक्सचेंज रेट फॉल करता है, यानी एप्रिसिएशन का मतलब। और डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन में क्या होता है, हमारा फॉल इन एक्सचेंज रेट होता है, फॉल इन एक्सचेंज रेट होता है। ठीक है। यानी क्या, आपने अगर पहले आप दे रहे थे 60 रुपए, तो अब आप दोगे 50 रुपए, किसके बदले में, $1 के बदले में। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब हमारी रेट जो है, एक्सचेंज रेट राइज करता है, राइज इन एक्सचेंज रेट होता है। ठीक है। यानी कि अब आप क्या करते हैं, $1 के बदले में अगर आप दे रहे थे 60 रुपए, तो अब आप दे रहे हो 70 रुपए। क्लियर है। एप्रिसिएशन जब, देखो फॉल इन एक्सचेंज रेट है, आप इसमें एक नया पॉइंट क्या डाल सकते हो, फॉल इन एक्सचेंज रेट तो हो रहा है, बट वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीज करता है। ठीक है। एप्रिसिएशन में वैल्यू इंक्रीज करता है और रेट जो है वो डिक्रीज करता है, यही दोनों रिवर्स वर्क करते हैं, ध्यान समझना। एप्रिसिएशन में हमारे देश की करेंसी वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है, लेकिन रेट डिक्रीज करता है। वैसे ही यहां पर रेट क्या है, एक्सचेंज राइज करता है, डेप्रिसिएशन में रेट एक्सचेंज करता है, बट वैल्यू ऑफ करेंसी, वैल्यू मतलब समझना औकात, एक तरह से समझ लो। ठीक है। हमारे करेंसी की परचेजिंग औकात। ठीक है। राइज इन एक्सचेंज रेट हो रहा है, यानी वैल्यू ऑफ करेंसी जो है, ऑफ करेंसी डिक्रीज करता है। ठीक है। तो यही बस रिवर्स वर्क करता है, और इसको और भी अच्छे से समझेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, इसको और डिटेल में समझेंगे क्या कैसे होता है। आपको होप एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का फर्क समझ में आया होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे होता है, यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात की, हम नेक्स्ट वीडियो में फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करेंगे। धन्यवाद।